सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, कल हुआ ज़िमनी इलेक्शन यानी 133 का ये मार्का, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली पीपल्स पार्टी के हवाले से देखी गई कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी, ये लोग कह रहे थे कि अपनी कदर खोती जा रही है, पीपल्स पार्टी के वोट कम हो रहे हैं, तो 2018 के मुकाबले में जो वोट वो हैं वो बढ़े हैं। तकरीबन 26,728 वोट ज़्यादा मिले हैं पीपल्स पार्टी को, तो ये बड़ी जीत है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प तबसरा जो कि शेख रशीद ने किया, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें जीतने वाला भी खुश है और हारने वाला भी खुश है। तो मुझे लगता है कि ज़ाहिर जो हारने वाली पीपल्स पार्टी है वो इसलिए खुश है कि उसको नज़र आ रहा है कि उसका वोटर बढ़ रहा है। टर्नआउट बहुत कम था और होता अमूमन कुछ इसी तरीके से है कि जनरल इलेक्शन के मुकाबले में जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें लोगों की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसमें बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि बहुत कम टर्नआउट था, लोग बहुत कम घरों से बाहर निकले और 82% लोग ऐसे थे जो नहीं निकले, जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये भी एक सोचने की बात है कि अगर वोटर जो है वो नहीं निकल रहा घरों से बाहर तो उसकी क्या वजूहत हैं, क्योंकि एक बड़ा फिर भी मार्का था। एनुअल 133 का शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मैदान मार लिया और यही कुछ नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून से शाइस्ता परवेज़ मलिक ही यहाँ जीतेंगे। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ थी जो आपको मैं याद दिला दूँ कि जमशेद इकबाल चीमा ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे जो कि मुस्तरद हो गए थे। ये भी एक डेवलपमेंट थी। तो पीटीआई का कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं था, तो ये मुकाबला था मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में, बड़ा तगड़ा मुकाबला था, जो कि यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए यूँ अच्छी खबर है, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वोट उनका बढ़ा है। तो 26,000 से ज़ायद वोट का बढ़ना भी ये यकीनन उनके लिए अचीवमेंट है, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी जिस तरह से गुम होती जा रही थी, तो आगे वाले जो इलेक्शन है 2023 के, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की खिड़की खुल गई है पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन ज़ाहिर है उससे आगे बढ़कर ये सोचना होगा कि 2023 के इलेक्शन में तमाम पार्टियां किस तरह से अपनी चीज़ों को लेके चलेंगी। मुस्लिम लीग उनका गढ़ है पंजाब, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वुज़रा इसलिए बयान ऐसे दे रहे हैं कि अगर अब पीटीआई होती तो फिर आप टर्न आउट देखते, या फिर उसके पीछे कुछ और भी वजूहत होती हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे मेहमान, हमारे उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। मुसरत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका मुसरत साहिबा। राना एहसान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और कराची स्टूडियो से नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मुसरत चीमा साहिबा, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ यूँ करना चाहूँगी कि जमशेद इकबाल चीमा साहब के जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हो गए थे, यकीनन दचका लगा होगा इससे, लेकिन जो कल का मार्का हुआ उसको आप लोगों ने किस तरह देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहले तो ये कि अवाम ने ये जो हमें टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखा गया, इस मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात, जिसका पूरे मुल्क के एक एक कोने के अंदर मैंडेट है, और बिलखसूस अगर मैंने 133 की बात करें तो 82% लोगों ने ये जो फैसला था इसको रिजेक्ट कर दिया। और ये जो अपने आप में जो पॉपुलर जमात बनी फिरती थी उसके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि एक तो उनका वोट बैंक हाफ रह गया, दूसरी जो सबसे लम्हा फिक्रिया है कि वोटर भी बिका तो इनका बिका। उसकी वजह यह कि हमारे वर्कर्स, हमारे वोटर एंड सपोर्टर ने टोटली इस जो इलेक्शन था इसका बायकॉट किया, और वो आवाम को, मीडिया को, सबको, पूरे मुल्क ने देखा कि 18% के साथ टर्न आउट के साथ, जिसमें जो पिछली दफ़ा जिस जमात के पास ये सीट थी वो आधे से भी कम वोट ले पाई। और फिर इसमें जो एक सबसे अफसोसनाक पहलू था, जिस तरह से इन्होंने कुरान पाक के ऊपर, बाइबल के ऊपर जिस तरह से इन्होंने हलफ लिया और एक मंडी खुली जरदारी साहब ने जो लगाई, उसमें भी मैं तो इस चीज़ को इसलिए नाकामी समझती हूँ कि ओपन एंड शट चीज़ है कि एक बंदा जिसने 5,000 वोट लिए, और अगर आपने आर्टिफिशियल तरीके से करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आपने वोट तोड़ भी लिया, तो आप अगले जनरल इलेक्शन में या बल्दियाती इलेक्शन में इसको आप नहीं वो रख पाएंगे। तो आर्टिफिशियल चीज़ों से अगर आप इंप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे, आप इस बात से इनकार भी कर रही हैं कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ नहीं रहा, आप इस बात से भी इनकार कर रही हैं?
देखें, मैं तो इनकार नहीं कर रही हूँ सुमैया, आप अपना एनालिसिस दें ना। अभी मेरे भाई लगारी साहब है, वो एनालिसिस दें ना कि एक जो इतना पॉपुलर होने की का दावा करती है जमात, उनको 10% मैंने तो अपना एनालिसिस दिया है शुरू में कि ज़िमनी इलेक्शन में होता है ऐसा ही कि टर्नआउट कम होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे और भी बाई इलेक्शंस हुए हैं और सुमैया आप कंपैरिजन देख लो ना, गुजरांवाला में अभी रिसेंटली हुआ है, उसके बाद बाकी तमाम जितने भी बाई इलेक्शंस हुए उसमें सबसे कम टर्नआउट इसकी रही है। तो इसका मतलब ये है कि मैदान की पार्टी एक ही, अगर वो नहीं होगी तो आप फिर ये। हाँ, एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताऊं कि जो PMLN का वोटर एंड सपोर्टर था वो प्रमोट जरूर हो गया। बिरयानी के प्लेट पे पहले इनको वोट देते थे या रातों रात ये जो 500 रुपए में 1000 रुपए में जो वोट खरीदते थे, PMLN की बात कर रही हूँ, उनका रेट बढ़ गया है। इन्हीं के वोटर और सपोर्टर को उन्होंने डबल प्राइस दे के 2000 से रेट शुरू हुआ था, जो कि आपने वीडियोस के अंदर देखा भी, और फिर इनको भी एक वीक पहले पैसा चलाना पड़ा। और दोनों जमात के लिए शर्मनाक सिचुएशन है वो इस तरह से कि, और PMLN का तो खासा ये गलत लड्डू हमेशा खा लेते और फिर बाद में इनको एहसास होता है कि ये क्या हुआ। मुझे ये बताएं कि 90,000 लेने वाली पार्टी अगर 45-40 पे आ गई, फिर उस पे भी शादियाने बजाए जा रहे हैं, किस लिए? चले मैं पूछ लेती हूँ ना, क्यों शादियाने बजाए जा रहे हैं? चलो जीते तो है ना। और दोनों पार्टियों ने पैसा चलाया और पैसा चलाने के बाद 18% टर्नआउट, एक ने ले लिए 30,000, दूसरे ने 45, एक दूसरे का मैंडेट एक दूसरे से छीनते रहे, चुराते रहे। हमारे वोटर और सपोर्टर ने इनको। चले आप इस बात पर खुश हैं कि अगर आप लोग नहीं है मैदान में तो टर्नआउट कम है, राइट? चलें, हमारा वोटर इंटैक्ट रहा, हमारा सपोर्टर इंटैक्ट रहा। यस, वी आर सेलिब्रेटिंग के ठीक है जी, लोग दूध का। चलें, ये अच्छी बात है कि आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी सेलिब्रेट कर रही है और पीपल्स पार्टी भी सेलिब्रेट कर रही है। रिगिंग या पैसा चला के आती थी, इस दफा पीपल्स पार्टी ने ज्यादा पैसा चलाया और इनका मैंडेट इनसे ले लिया। पॉइंट टेकन। जी राना साहब, ये क्या हुआ है? ये टर्नआउट इतना कम क्यों हुआ? कुछ सोचा, इस पर गौर फिक्र किया मुस्लिम लीग नून ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समैया। अल्हम्दुलिल्लाह PMLN मुतमईन है अपनी जीत से, और हम सारे अपने जो वर्कर्स जिन्होंने मेहनत की इस इलेक्शन पे, उनको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी जो काविश और मेहनत है वो रंग लाई, और जो हमारी सीट थी बड़े अरसे से वो हमने जो है वो रिटेन की। अब जहां तक बात आ गई यहाँ इल्जामात की, मैं बस उसको छोटे से मुख्तसरन में सम अप यही करूंगा कि ये वो जमात है जिसने जो सर्टिफाइड वोट चोर है डस्का की रिपोर्ट के मुताबिक, और इन्होंने तो वोट नहीं चोरी किए, इन्होंने तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा किए। फिर ये वो जमात है जिसने ECP को हर किस्म की गाली और लकब से नवाजा और उनके ऊपर इल्जामात की बुछाड़ की, और फिर जब इनसे पूछा गया तो ये माफियों पे आ गए। तो ये तो अदारों को भी नहीं छोड़ते, तो इनसे ये बातें कहते हुए और इल्जामात सुनते अच्छे नहीं लगते। लेकिन मुझे ये इनके ऊपर जरूर एक अच्छा हुआ इनके साथ, PTI के साथ, कि जो इन्होंने इलेक्शन लड़के जिल्लत हासिल करनी थी, हार की। नहीं तो आपको नहीं लगता कि जमशेद इकबाल चीमा साहब होते तो नतीजा तो कुछ मुख्तलिफ होता? वही मैं कह रहा हूँ कि वो इन्होंने अच्छी फरागत का रास्ता जो है वो इख्तियार किया कि एक बचकाना गलती के साथ ये इलेक्शन से बाहर बैठ गए, और ये यानी कि इनकी वो जो इलेक्शन से जो हारना था वो उससे बच गए। जहां तक इन्होंने बात की कि वोटर टर्नआउट कम है, तो उसको मैं मुख्तसरन एक्सप्लेन करूं कि जी बिल्कुल वोटर टर्नआउट कम ही होता है बाई इलेक्शन में, और क्योंकि PTI यहाँ से भाग गई थी तो ये वन वे इलेक्शन था, और हमने जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो टारगेट। तो आपने वन साइडेड जीता, यानी कि आपके मुकाबले में पीपल्स पार्टी को आप नहीं समझते कुछ भी? हमने पीपल्स पार्टी को ना टारगेट किया, ना हमारी कैंपेन उनके खिलाफ थी। हमने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कैंपेन की, और हमने इनकी हुकूमत की नाअहली को जो है वो हाईलाइट किया। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपके वोटर को उन्होंने अपनी तरफ ले लिया है, इसलिए वोट आधा रह गया। होता ये है कि जब इलेक्शन इतना मुकाबलेदार ना हो तो फिर लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं रहता, इलेक्शन का माहौल नहीं बनता। वन वे सबको पता था नून लीग जीत रही है, उस लिहाज से हमारा वोटर टर्नआउट कम रहा। पीपल्स पार्टी का वोटर क्यों बढ़ा, वोट किस तरह बढ़ा, वो इनके जो तर्जमान है पंजाब हुकूमत के, उन्होंने बताया। खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बुग़्ज़े PMLN का वोट भी जो है वो पीपल्स पार्टी को पड़ा है। तो ये जो इलेक्शन था ये PMLN वर्सेस बाकी सारी जमातों का था, और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पैसे के साथ भी हमारा मुकाबला था। हमने पैसे को भी हराया, और हमने जो बुग़्ज़ PMLN, हालांकि उल्टा आप पे इल्जाम लगाया गया कि पैसा आप लोगों ने चलाया। देखिए
अब अगर तो हमें चलाने की जरूरत नहीं थी कि वो हमारे लिए ये वन वे इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने ये जान की बाजी लगाई। उनके जो काबीना थी वो भी बैठी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि वो ये चाहते थे कि जी यहाँ अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस कर देंगे तो पंजाब में कमबैक आ जाएगा। अभी आगे आने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन है मेरे ख्याल से चलें वो देख लेते हैं कि फिर उस पर किस तरीके से होते हैं। आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, अभी आपने सुना शीमा साहिबा ने क्या कहा और अभी ये राना एहसान साहब क्या कह रहे थे। पीपल्स पार्टी का वोट बड़ा है तो पीपल्स पार्टी इस पर खुश है, या फिर ये जो मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमारा तो वन साइडेड ही मुकाबला था, पीपल्स पार्टी से कोई खास मुकाबला नहीं था, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, जितना वन साइडेड था वो सारी कौम ने देखा है, उसके रिजल्ट सारों ने देखा है। ये तो वो है ना खिसियानी बिल्ली खबर लोटे। कौन सी दलील है जी कि हमारा तो वन साइडेड था? भाई आपका कहाँ वन साइडेड था? कैसे वन साइडेड था? आप उसे वन साइडेड बनाए जा रहे हैं। आपका मुकाबला था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे लड़ रही थी, उसने अच्छा वोट लिया है वहां से। आप इसको पैसों में जाए जाए कि पीपल्स पार्टी पैसा दे रही है, हमारा उम्मीदवार इस पोजीशन में है कि वो इतना पैसा लगा दे। अच्छा असलम गुल साहब, एक सेकंड असलम गुल साहब, उन पर ही बात की जा रही है। कैंडिडेट अगर थोड़ा और भारी होता, मजबूत होता शाइस्ता परवेज मलिक के सामने तो भी फर्क पड़ता। हसन साहब देखिए जी, ये यहाँ पे इनको ये था एक तो सिंपैथी का जो वोट था मलिक साहब की वफात के बाद वो भी इन्होंने लिया। फिर यहाँ ये 40 साल तक इस सूबे के हुक्मरान रहे हैं। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी तो कभी भी ना हुकूमत में आई है और ये इनकी हुकूमत तो इस तरह की होती है। मैं आज दूसरी दफा हूँ, ये तो कभी इन्होंने एक रुपये की एक डेवलपमेंट नहीं दी मेरे हल्के में जी। अच्छा, जिस तरह पीपल्स पार्टी न थाना, न कचहरी, न नौकरी, न डेवलपमेंट, ये तो पीपल्स पार्टी के डियालों की हिम्मत है जो इतना लंबा सर्वाइव कर गया है जी। और फिर उन्होंने बड़ा बेहतर लड़ा है इलेक्शन। हाँ, हम कहते हैं कि ये हमारी रिवाइवल का इलेक्शन था, हमने इसमें बड़ी मेहनत की है, हमने सारा कुछ किया है। तो अब उसको ये कहना इनके लिए लम्हा फिक्रिया है जो 90,000 से ये नीचे आ गए हैं। इनका तो अपना हल्का था, इनका तो हमारी हल्का था। ये कहते हैं कि हमारा था, तो ये क्यों नहीं अपनी मेंटेन रख सके? 18% वहाँ पे कास्टिंग हो रही है, ये अपने लोगों को ही ले आते और कास्ट करवा लेते, निकालते लोगों को। अगर मैं इस जगह यहाँ पे कहूँ कि लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है, अच्छा, वो भी वोट देना नहीं चाहते, वो घर से नहीं निकले। अच्छा, मैंने तो गेन किया है जी, मैंने तो गेन किया है। मैं तो 5,500 से मतलब पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है। हसन साहब जी बिल्कुल, हमारे लोगों ने, हमारे कारकुनों ने, हमारे इत्यादियों ने बड़ी कमाल मेहरबानी की है, बड़ी हिम्मत की है, बड़े जज्बे और जोश के साथ ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। ये तो सारा दिन शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा का तो सारा दिन टीवी पे धांधली का इल्जाम चलता रहा है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी धांधली कर रही है, एक कमजोर आदमी पहलवान के साथ धांधली कर रहे हैं और वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। बड़े शरीफ आदमी है, बड़े सीधे साधे लोग हैं जी। अच्छा हसन साहब साथ ही रहिएगा, नज़ीर लगाई साहब का भी एनालिसिस लेते हैं इस पे। लगाई साहब, आपने कैसे देखा कल के इलेक्शन को? इतना वोट कम पड़ा तो हम बस ये कह के अपनी जान छुड़ा लेंगे जी बाई इलेक्शन में तो ऐसे ही होता है, वोटर टर्नआउट कम होता है, वोटर इतना नहीं निकलता घर से बाहर, या फिर वाकई वो 90 के मुकाबले में 40 का फर्क इतना ज़्यादा है कि मुस्लिम लीग नून को सोचना होगा? मेरे ख्याल में इस इलेक्शन के लिए सब के लिए कोई ना कोई सबक मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन कैंपेन की या जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, उसका टारगेट ये था कि हमने इलेक्शन जीतना नहीं है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने हैं, और वोट हमारे इतने तो ज़रूर होने चाहिए कि लगे कि ये पार्टी का रिवाइवल है। अगर इन्होंने जीतने की नीयत से वोट इलेक्शन लड़ा होता तो वोट इससे ज़्यादा हो सकते थे, और इनकी इंटेंशन ये थी कि हम मुकाबला करें, लगे कि मुकाबला हो रहा है तो उन्होंने इतना ही वोट लिए हैं जितना लग रहा है कि जनाब मुकाबला हुआ है। इससे ना तो राना एहसान साहब इनकार कर सकते हैं और ना हमारी बहन मुसरत इनकार कर सकती हैं कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के अंदर दो पार्टियों ने बाकायदा मुकाबला हुआ और मुकाबले के बाद मोहतरमा शाइस्ता मलिक साहिबा जीत गई। और पीपल्स पार्टी ने ये बात मैं उसके साथ ऐड कर रहा हूँ
पीपल्स पार्टी ने जीतने के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए जो है इलेक्शन लड़ा कि अगर हम दूसरे नंबर पर रहें तो अच्छे हमारे वोट अच्छे होने चाहिए। इस तरह से उस विल के साथ, उस ठोस यकीन के साथ इनके पास वो नहीं था। अगर ठोस यकीन के साथ जाते कि हाँ ये सीट हमारी है, इसलिए कि डेमोग्राफी ऐसी है। एक चीज़ लगाई साहब, एक चीज़, अगर यहाँ पीटीआई के उम्मीदवार भी होते तो नतीजा क्या होता आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में सख्त मुकाबला होता, सारे के सारे वोट पड़ते, उनके भी पड़ते। ये हमारी बहन मुसर्रत और हमारे भाई जो हैं वो जमशेद साहब जिस तरह से आउट हुए हैं वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और मैं इनके ये सामने बैठी हैं और मैं इनकी इज्जत भी बहुत करता हूँ, लेकिन ये किसी को भी अगर किसी सियासी उम्मीदवार को जो इलेक्शन लड़ रहा हो अगर ये पता नहीं है कि वोटर कहाँ से होना चाहिए, प्रपोजर और सेकेंडर कहाँ से होना चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो फिर इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा नहीं है, सियासत करने का भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही, तो एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि PMLN की ये सीट थी, लेकिन माजी में ये सीट पीपल्स पार्टी की भी रही है। जी हाँ, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी में यहाँ से जहांगीर बदर जीते थे, यहाँ से उससे पहले भी 77 का इलेक्शन, 70 का इलेक्शन स्वीपिंग इलेक्शन था लाहौर में। अच्छा, ये कि ये वोट बैंक मिल्कियत होता है किसी की नहीं होता है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक एक लंबे अरसे तक सोया रहा, उसको इन्होंने जाकर जगाया, भाई उठ जाओ, अब तो जीतने का इम्कान भी है, आ जाओ। तो वोट बैंक निकला। वोट बैंक को अगर ये कहते हैं कि हम जीतने के लिए निकल रहे हैं तो शायद जीतने के लिए आप सही कह रहे हैं कि अगर ये जीत का जज्बा ज्यादा होता तो शायद नतीजा और मुख्तलिफ होता पीपल्स पार्टी के लिए। चले खैर आगे बढ़ते हैं। जरा मैं एक चीज जानना चाहूंगी मुसर्रत साहिबा, एक PDM है वो काम भी कर रही है, पहले इस्तीफा का मुतालबा भी आया, दोबारा भी आया, अभी हुकूमत को PDM से कोई खतरा महसूस होता है या नहीं? देखिए सुमैया, PDM जब अपने ज़ोर शोर पे, और इन्होंने एक रेंट ए क्राउड भी वाली ऑप्शन भी इनके पास थी, और जब शुरू में इन्होंने आर पार और फिर अरबों रुपए लगा के लाहौर का फ्लॉप जलसा किया, उस वक्त अगर हमें इनसे घबराहट नहीं हुई तो अब तो ये 1.5 इंच की भी मस्जिद नहीं मुझे नज़र आती। और PDM में कोई दम खम ना था ना है। उसकी वजह यह है कि जब कोई कॉज हो, जब कोई एजेंडा हो और वो वाजे हो, आपको ये पता हो कि आप किस लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें से निकल आना था। इसमें सुमैया इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मफादात की सियासत, और फिर अब एक दूसरे से भी ये आपस में भी लॉयल और मुखलिस नहीं है। अवाम के साथ तो भले बिल्कुल ही नहीं है। अपना लूटा हुआ माल और अपनी एक वो मौलवी साहब जिनकी बिल्कुल सियासत ख़त्म हो गई थी, वो इन होने के लिए, रेलिवेंट रहने के लिए ये सारी एफर्ट कर रही है, और फिर ही इज़ गेटिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। इसमें किसी को भी शक शुबे की बात नहीं है। अब जबकि इनका एक एक मूव, एक एक चीज़ फ्लॉप हुई, और अब बात रह गई है शायद खकान अब्बासी और कभी कोई मौलाना साहब खड़े होते हैं और नीचे 1100 बंदा नहीं होता, 1000 बंदा नहीं होता। तो PDM ना इसको कभी हमने सीरियस लिया, ना हम इसको कभी सीरियस ले सकते हैं। और अब तो जबकि सिर्फ इनकी कमेटीज़ मीटिंग रह गई हुई है, तो उसको सीरियस कैसे लें? मैं 2-3 सवाल रखती हूँ सुमैया। जी। इसमें 2 जमातें जिनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, एक थी PMLN एंड पीपल्स पार्टी। रिजाइन करने का इन्होंने पहले सबसे बड़ी धमकी लगाई, उसके ऊपर जो इनका हशर हुआ कि 2 रेजिग्नेशन उड़ते फिरते कहीं से पहुंच गए, और फिर मेरे शेरों जाके मुंह पे मारना रेजिग्नेशन, और फिर वो शेर गायब हो गए। आज तक उनके रेजिग्नेशन नहीं मिले, ठीक है, दे रिफ्यूज। और 2 अपोजिशन लीडर पंजाब के भी और फेडरल के भी थे, शहबाज शरीफ और हमजा साहब, उन्होंने भी रिजाइन तक नहीं किया। उन्होंने कहा हम रिजाइन करना, अभी रिजाइन वाले मामले पर अभी फिर दोबारा इत्तेफाक नहीं हुआ है। मुसर्रत साहिबा, एक चीज मैं पूछ लूं, आपका पॉइंट आया। हाँ जी, पॉइंट आया। मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि PDM पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने लूटे हुए कोई दौलत को बचाना चाहता है, कोई पॉइंट को बचाना चाहता है, और कोई खतरा नहीं है। PDM आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। शायद PDM ने खुद ऐसा खतरा पैदा ही नहीं किया। पीपल्स पार्टी अलहदा हुई, ANP अलहदा हुई, तो पीपल्स पार्टी में शायद वो जान नहीं रही है। सर मुस्तफा साहब, पीपल्स पार्टी वैसे तो एहतजाज भी कर रही है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन PDM में नहीं है। तो आपको लगता है वाकई PDM में कोई ताकत नहीं है? देखिए जी, जो अभी मोहतरमा मुसर्रत चीमा साहबा फरमा रही थी, वो मेरे को मुतल्लिक ही नहीं थे, शायद नून लीग और मौलवी साहब के बारे में बात कर रही थी। उनका तो वही जवाब देंगे या क्या है। जहाँ तक ताल्लुक PDM का है, PDM हमने बनाई थी
पीडीएम से हमें फारिग कर दिया गया ये कहकर कि इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। हालांकि इस्तीफे हमारी आखिरी ऑप्शन, बाकी जो ऑप्शन थी वो एग्जॉस्ट करनी चाहिए थी, वो नहीं की। हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमें फारिग कर दिया गया। अब बनता तो ये था कि पीडीएम जो है वो खुद इस्तीफे दे देती। उन्होंने वही नैरेटिव अपनाया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का था कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, हमें हर फोरम पर गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहिए। अब पीडीएम भी हमारा मौकफ अपना के इस्तीफे नहीं दे रही, या तो वो इस्तीफे दे देती तो फिर बात बनती कि नहीं उनका अलग कोई नैरेटिव है। जहाँ तक ताल्लुक पीटीआई का है जी, तो पीटीआई को घबराहट तो कभी होनी ही नहीं है ना। इन्होंने कश्मीर दे दिया, इनको घबराहट नहीं। ठीक, ये आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहते थे, आईएमएफ के आगे लेट गए, इन्हें घबराहट नहीं हुई। इन्होंने स्टेट बैंक दे दिए, घबराहट नहीं हुई। अब इनकी घबराहट का पता कोई नहीं, ये हार्ट अटैक को घबराहट समझते हैं या कोई और घबराहट भी होती है जो सियासी। लेकिन आवाम बहुत घबरा चुके हैं और उस मौजू पे मैं हमेशा बात करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आवाम की चीखें निकल गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत चीमा तुदा साहब, आपका शुक्रिया। और लगारी साहब और राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस मौजू पर आके ज़रा राना साहब से पूछेंगे कि वो इस्तीफे देने वाले मामले पर मुस्लिम लीग नून ने यहाँ शो कॉज भेज दिया था पीपल्स पार्टी को, आज खुद वो इस्तीफे क्यों नहीं दे रही। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पीडीएम कहाँ स्टैंड कर रही है, कि वाकई हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा महसूस होना चाहिए। क्या वाकई पीडीएम को ऐसा टफ टाइम हुकूमत को अब दे सकती है? कितने इजलास हो जाएं और यहाँ पर बातें हो जाएं कि लॉन्ग मार्च करना है, रैलियाँ निकालनी है, लेकिन उससे क्या किया जा सकता है? और ख़ासतौर पर इस्तीफ़ों वाला मामला, जब सवाल में राना एहसान साहब के लिए छोड़ के गई थी कि इस्तीफ़ों का मुतालबा किया गया पीपल्स पार्टी से और दीगर जमातों से, और उसके बाद जब वो नहीं मानी तो उन्हें शो कॉज दिया गया, पीपल्स पार्टी और एनपी को पीडीएम से निकाल दिया गया, वो मुतालबा दोबारा दोहराया गया और एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो पीडीएम का जो मुतालबा था पुराना कि इस्तीफ़े दिए जाएँ, तो एक बार फिर वहाँ पर वो मुतालबा खड़ा किया गया, लेकिन कोई इत्तेफाक राय ना हो सका और फिर मौलाना साहब भी जो हैं वो हट गए इस मुतालबे से पीछे। तो क्यों मुस्लिम लीग नून अब ये समझ रही है, वो मुतालबा जो पीपल्स पार्टी से राना साहब कर रही थी मुस्लिम लीग नून, कि इस्तीफ़े देने से ही टफ टाइम दिया जा सकता है, तो आज वो इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन कहाँ गया है? देखिए, जो इस्तीफों का मामला था पीपल्स पार्टी के साथ, उस वजह से उनको शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया था। उनको शो कॉज नोटिस जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन सेनेट के ऊपर जो बैकडोर इन्होंने चैनल इस्तेमाल किया उसके ऊपर दिया गया था। इस्तीफों के ऊपर तब भी टाइम जो है वो इन्होंने मांगा था पीपल्स पार्टी को, जो उनको दे दिया गया। अभी वो वजह क्या थी? क्या वजह थी कि उसके बाद हम लोगों ने अकेलों ने जो है या बाकी माइनस पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम ने क्यों नहीं इस्तीफे दिए थे? देखिए, इस्तीफे देने का तब इम्पैक्ट पड़ता है जब पूरी ऑपोजिशन इकट्ठे होकर इस्तीफे दे दे, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आधी ऑपोजिशन इस्तीफे ना दे और आधी ऑपोजिशन इस्तीफे दे दे, तो वो जो हमारा मकसद है कि तो फिर मौलाना साहब ने दोहराया क्यों मुतालबा? ये बात तो उनको भी मालूम होगी। देखिए, अभी इस वक्त जो है आज जो डिस्कशन हो रही है वो इन्हीं दो अहम मामलात पे हो रही है। उसके अंदर इस्तीफों का भी मामला है कि वो हम लॉन्ग मार्च से पहले दें या बाद में दें, और लॉन्ग मार्च कब करनी है और कैसे करनी है, इन दोनों मामलात पे आज जो है वो मुशावरत हो रही है। और मेरे ख्याल से 7 बजे के करीब जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो पीडीएम की तरफ से आ जाएगी कि क्या फैसले जो है इस इजलास में किए जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर रिपीट करूंगा कि अगर आधी ऑपोजिशन इस्तीफे दे, आधी ना दे, तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से आज भी इस बात के ऊपर जरूर कंसिडरेशन होगी कि वो देने जो है वो मानीखेज होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इस पे जो बाकी जमातें जो पीडीएम की हैं, अगर उसमें मुशावरत हो जाती है, कंसेंसस डेवलप हो जाता है, तो जरूर इस्तीफों के ऊपर भी जो है कोई ना कोई फैसला जो है वो हो जाएगा और लॉन्ग मार्च के ऊपर भी हो जाएगा। आपने पूछा कि हुकूमत को कोई खतरा है पीडीएम से या नहीं है, तो हुकूमत को अपने एलाय से भी खतरा है, हुकूमत को ऑपोजिशन से भी खतरा है, हुकूमत को अपने आप से भी खतरा है, क्योंकि हुकूमत जो है जो उसने काम करने थे वो कोई भी ठीक नहीं चल रहे। मईशत ठीक नहीं चल रही, महंगाई काबू में नहीं आ रही, बिजली, गैस,
खाने पीने की अशिया महंगाई की तरफ है, लोगों के बजट आउट है, ग्रोथ रेट आपका कम है, 3-3.25% पे प्रिडिक्ट हो रहा है इस साल के अंदर, आपका डॉलर नहीं संभाला जा रहा, स्टेट बैंक, ये सारी चीजें मौजूद हैं, उसके बावजूद ऑपोजिशन का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है हुकूमत पर कि कहीं प्रेशर में आके ऐसी टफ ऑपोजिशन हो, देखें माजरत के साथ, कि वो उस चीज़ों को वापस लेने में मजबूर हो जाएं। ज़ाहिर आवाम के ऊपर एक जुल्म सितम महंगाई की सूरत में ढाया जा रहा है। ये भी एक पॉइंट ज़रूर है जिसको यकीन आप लोगों को टेकअप करना चाहिए। लगारी साहब, पीडीएम में तमाम बड़ी अपोजिशन जमातें, जब पीडीएम बनी उसके बाद की सारी कहानी और आज पीडीएम, क्या वाकई पीडीएम का भी खतरा थी या है हुकूमत के लिए? राना एहसान साहब मुझे इसलिए बहुत अजीज़ हैं कि इनके वालिद के साथ मेरे ताल्लुक़ थे और बहुत अच्छे थे। तो बात ये है कि PMLN ने अपने ऊपर कुछ जमातों का बोझ उठा रखा है। अगर ये बोझ जितनी जल्दी इससे बोझ से जान छुड़ा लेगी, उतना जल्दी ये अपनी हैसियत को भी बहाल कर सकेगी और उससे आगे भी जा सकेगी। ये मेरा एक कमेंट है। और चूँकि जो PDM है इसने डिलीवर नहीं कुछ करना, PDM विद इन द PDM एक दूसरे को दीवार की तरफ लगाने की कोशिश करती है। और इस दफ़ा जो है वो PMLN है, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, ANP थी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी जिसको पहले ही दिन से निकाल दिया था। फिर उसके बाद ANP चली गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी चली गई। अब PMLN जो है वो उस बोझ के नीचे दबी हुई है। वो पार्टियां भी कह रही हैं, जो पार्टियां हैं, कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इसी तरह चलना है तो फिर उनको वापस ले आओ जिनको आपने रूट नाराज़ करके भेज दिया है, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। ये वो कह रहे हैं जो दूसरी पार्टियां हैं जो PMLN के ऊपर एक बैगेज के तौर पर ऊपर मौजूद हैं और वो इनको डिक्टेट करती रहती हैं कि जनाब ऐसे करें, फलां करें, चले इस पे दे दें। उनका स्टेक क्या है? 4-6 सीटें हैं, इनकी सीटें हैं, इनका वोट बैंक। वो पहली बात यह कि वोट बैंक नाराज़ होगा कि भाई किस लिए आप छोड़ रहे हैं, आप हाउस से क्यों बाहर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो मुंतखब लोग हैं वो पूछेंगे, सवाल करेंगे, जनाब हमें एक प्लेटफार्म मौजूद है, हम वहाँ से उठा रहे हैं, अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। और वैसे भी क्या आप बस मुद्दती इंतखाब जो मिड टर्म इलेक्शन कहा करते थे, क्या इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे कि जनाब बाकी मुद्दत रह गई है 2 साल के करीब, तो 2 साल भी कहाँ रही है, अब इसके बाद जो है वो 1.5 साल के करीब मुद्दत रह गई है। इसके लिए आप मिड टर्म चाहते हैं, फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं, आईनी रास्ता कौन सा होगा ये समझ में नहीं आएगा और PDM को इसी तरह से चलाया जाता रहेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं PDM हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो रखेगी, आपको खास कुछ नहीं हो सकेगा। ये मेरा यही अर्ज करना है कि आपस के तनाज़ात क्यों छोड़ते हैं इस वक्त तक, यानी पिछले 1 साल से ये सूरत चल रही है, मार्च से लेकर अब तक ये PDM विद इन PDM आपस की लड़ाई चल रही है। वो नहीं देखते हैं कि जनाब हमने जो अपना टारगेट मुकर्रर किया था कि हमने, अच्छा हुकूमत के ऊपर तो बोझ हुकूमत खुद है, जो राना एहसान साहब कह रहे हैं, ये हुकूमत अपने ही बोझ के नीचे दबी हुई है। और जरा सा भी एक तिनका भी, और अभी आने दे इसको बजट को, कि लोग बेचारे खुद, आपने देखा टीचर्स खुद निकल आए, आपने देखा जो मुजाहरा करते सरकारी, बिल्कुल महंगाई के खिलाफ तो आवाम वैसे ही परेशान है, लोग खुद निकलते हैं, लीडरशिप जो है उनके साथ नहीं होती। और ये बात बिल्कुल सही है लगाई साहब आपकी कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ है तो वो ये बढ़ती हुई महंगाई है, क्योंकि ये जो आवाम को टफ टाइम दे रहे हैं, ऐसा टफ टाइम तो अपोजिशन ने भी हुकूमत को नहीं दिया। ज़रा आगे बढ़ेंगे कि महंगाई की बात, तो आज मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक तसल्ली दी है आवाम को। वो तसल्ली क्या है, ज़रा आप सुनिए, फिर मैं आपसे बात करूँ। महंगाई की बात हो रही है तो मैंने भी बात की है, बिल्कुल बात की है। 4-5 चीज़ों की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, आपके तेल की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, आपका जो एडिबल ऑयल की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, आपका कोयले की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, आपके स्टील की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। जब ये इन्फ्लेशन आप निकाल देते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन एकदम जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो तो पिछले साल से कम हुई है। तो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि लोगों की महंगाई वगैरह की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये महंगाई ये नहीं है कि दुनिया में नहीं हो रही, ये अमेरिका में जो 1% महंगाई होती थी वो अब 9% पे चली गई है। और उधर जो बाइडन ने उठा के तेल जो उनके रिजर्व थे उसको बीच में मार्केट में डाल दिया है। तो कोई वजह तो होगी जो मैं जिस बात पर करता हूँ। आपकी महंगाई, एक तो मैंने इम्पोर्टेड महंगाई कही है, आप 3-4 महीने बाद देख लीजिएगा, मुझे मत आप एक्सेप्ट करेंगे मैं जो कह रहा हूँ। 3-4 महीने के बाद देखें, आपका पेट्रोल कम हो जाएगा, कोयला कम हो जाएगा, स्टील कम हो जाएगा, खुर्दनी तेल कम हो जाएगा, आप देखेंगे इन्फ्लेशन कहाँ चली। कि जो हमारे माशाल्लाह ये ड्राइंग रूम इकोनॉमिस्ट है ना,
और जो बैठे होते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर वो ऐसे बातें कर लेते हैं, कोई इसमें रिसर्च नहीं करता। ये आज तसल्ली दी गई है कि 3-4 माह रुक जाइए, खुद ही महंगाई कम होगी, जो इम्पोर्ट की गई थी उससे प्रेशर पड़ा था, अभी खुद नहीं तेल भी कम होना है, दीगर चीज़ें कम होनी है, खुद ब खुद इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। ये कह रहे हैं हमारे मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुआहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आप अपना एनालिसिस देते हैं इस इन्फ्लेशन पर कि इस पीछे क्या पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, लेकिन शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि 3-4 महीने की बात है, खुद इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और ड्राइंग रूम एनालिस्ट लीपापोती की मईशत चला रहे हैं जी। इस वक्त हुआ यह है कि बदकिस्मती से सारी दुनिया में जो है वो नई वायरस आ गया है, जैसे कि जो है वो कोविड-19 आया था, और तो उसके नतीजे में सारी दुनिया को पता है, हमें भी पता है, और आपने उस वक्त भी देखा था कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होना शुरू हुई हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये फैलता है तो आप देखेंगे मगरिब में अगर फैलता है तो आलमी, और इस मिडिल ईस्ट में, तो आलमी मंडी में तेल की दूसरे ये जो अशिया हम इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें कम होंगी, जैसे पाम ऑयल। तो उसके नतीजे में जाहिर बात है कि हमारे जो इम्पोर्टेड कॉस्ट है वो कम होगी, ये तो सबको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ ये भी तो बताया कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी ये वबा फैल जाती है तो उसके जो असरात होंगे, तो पिछली दफा तो हुकूमत ने ये किया था, आपके इल्म है कि शरह सूद को। हेलो जी सर, मैं सुन रही हूँ। जी, मैं ऐसा कहता पिछली दफा जब कोविड-19 आया था तो फरवरी 2020 में हमने कानून तोड़कर कम करके और कानून तोड़कर सस्ती शरह सूद पे कर्जे दिए, डिपॉजिटर को नुकसान पहुंचाया, 2000 अरब रुपए का पैकेज दिया और एक बेसाखी तरह से मईशत को चलाया, जिससे मईशत की शरह नमो कुछ तेज हुई थी। मगर फिर आपने देखा कि अफरात दोबारा जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। तो जनवरी 2021 में हुकूमत के मुताबिक अफरात 5.7% था, लेकिन अब फिर आपने देखा कि ये वो 11.5% आ गया है। तो यही होने जा रहा है कि क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होंगी, अशिया की कीमतें कम होंगी, और हमारा जो है वो हमारी मईशत में असरात आएगा वो अभी देखना बाकी है। उसकी वजह से जो मईशत में बेहतरी, महंगाई में कमी आ सकती थी, उतनी नहीं आएगी, क्योंकि हमने IMF के साथ जो मामला तय किए हैं वो तकलीफ दे हद तक खराब है। शाहिद सिद्दीकी साहब, वो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि हम क्या करते, पिछली हुकूमतों के कर्जों की वजह से हमें IMF में जाना पड़ा, और उन्होंने ये भी कहा कि ड्राइंग रूम में इकोनॉमिस्ट जो बैठ के टीवी पे बात करते हैं उनको नहीं मालूम, उनके पास रिसर्च नहीं है जो वो हमारे ऊपर इस तरह के एनालिसिस देते हैं। इस पर भी जरा तबसरा करें। जी, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि रिसर्च किसके पास है या नहीं, उसका सबूत ये है कि शौकत तरीन ने ये कहा था हलफ उठाने से पहले कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत की सिमत दुरुस्त नहीं है और इसको ठीक करने में कई साल लगेंगे। ये उनके अल्फाज टीवी चैनल पे थे जो रिकॉर्ड पर महफूज है। चंद हफ्ते के बाद जब उन्होंने हलफ उठा लिया, उनको ओहदा मिल गया, तो उन्होंने ये कहा कि जी मईशत तो बहाल हो गई थी मगर कोविड-19 आ गया। तो इन बातों को पहली बात जो थी कि वो जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था वो जिसमें वज़ीर खजाना थे पिछली हुकूमत के दौर में, तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में वो तारीख का एक अजीम धोखा था, जिसको उन्होंने तस्लीम किया था कि जी हमसे गलती हो गई। कई अरसे के बाद तस्लीम किया था, उसकी जो तबाही आई वो अभी तक चल रही है। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इससे मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, ये बात मानता हूँ कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती हैं तो हमारी एक्सपोर्ट भी तो ठीक है सर, हमारी बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी, हमारी शरह नमो भी तो सुस्त होगी, वो भी तो बताएं। बिल्कुल सही, पूरी पिक्चर दिखाएं, आधी पिक्चर ना दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई ये तसल्ली दे देना कि भाई हो जाएगी, 3-4 महीने रुक जाइए, ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं, इन्फ्लेशन वैसे ही नीचे आएगी, ये तसल्ली काफ़ी है आवाम के लिए? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में उसमें एक पीक आया और वो पीक अब निकल रहा है, अब आप रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जहां कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने से जो आपका इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हुआ, वहीं आपकी रुपए की कदर गिरने से डबल इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में 4 से 5% पे महंगाई की शरह, आपके मुल्क में 11-12% के ऊपर शरह है, महंगाई की शरह है।
क्योंकि आपका रुपया भी डीवैल्यू हो रहा है, साथ दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ी, तो दुगना इम्पैक्ट है। तो एक इम्पैक्ट तो आप कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें हुकूमत का कोई इतना शायद रोल ना हो। ये डिपेंड करता है कि कोरोना क्या हरकत करता है इंटरनेशनली, आपका शिपिंग क्राइसिस रिवर्स होता है, बाकी इकोनॉमीज की क्या सूरत हाल है। तो कमोडिटी प्राइसेस मार्च के बाद गिरने के चांसेस हैं कि वो अपनी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगे। लेकिन हमारा जो अभी बहुत बड़ा चैलेंज है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का है, जो 15 से 18 अरब का हो सकता है, जिसका मतलब है सुमैया के 12 अरब डॉलर की हमने कर्जों की वापसी करनी थी, और उस पे ऊपर से करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपका 15 से 18 अरब का हो जाता है तो आपको 30 अरब डॉलर रेज करने हैं, मार्केट से बोरो करने हैं। अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल आता है तो आपकी रुपए की कदर और तेजी से खराब होएगी और रुपया कमजोर होगा, वो एक महंगाई की नई लहर लेके आएगा। दूसरी तरफ जो इन्होंने, मैं एग्री करता हूं कि जो IMF की शराइत हैं वो आपकी पेट्रोल की प्राइसेस को कम नहीं करेंगी, वो बढ़ाएंगी। आपने लेवी को 30 रुपए तक लेके जाएंगे तो अपने टारगेट्स को मीट करेंगे। फिर जो हुकूमत ने मिनी, तो ये सारी चीजें भी हैं जो कि देखनी होंगी कि जब आप लेवी बढ़ा रहे हैं तो फिर आप कैसे कम करेंगे, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं लेकिन हमारे पास कम नहीं हो रही हैं। ये बड़ी बात है और तसल्ली से कुछ नहीं होने वाला। जी लगारी साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये कि हम लोग तो ड्राइंग रूम के तज्जियाकार हैं ना, और असल हक़ाइक़ तो उन्हें मालूम है जो वो बैठ कर बयान कर रहे थे आपके मुशीर ख़जाना, वो बुकरात आज़म है। और उन्होंने कुछ ऐड करना चाह रहे हैं राना साहब। जी राना साहब। माज़रत लगारी साहब, हम ड्राइंग रूम के जो है वो सारे बातें हैं इकोनॉमिस्ट की, लेकिन ये माहिर हैं इसलिए 6 जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, 7 FBR के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, और खुद ये चौथे वजीर खजाना है। ये PTI माहिर है, मुशीर खजाना फिलहाल तो इकोनॉमिस्ट। जी हाँ, हम लोग महंगाई जो है वो हम कम से कम ड्राइंग रूम के एनालिस्ट को या ड्राइंग रूम से बाहर बैठे हुए को सबको समझ आती है। जिस तरह से आपने इकोनॉमी का हशर किया है और दोनों तरह से आपने आपकी फिस्कल पॉलिसी का फेलुअर, आपकी हुकूमती पॉलिसियों का फेलर है, और जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी का फेलुअर है, आपके स्टेट बैंक का फेलुअर है। और स्टेट बैंक आपसे ताकतवर हो चुका है। पहले तो IMF आपके साथ डायरेक्ट बात करता था, अब तो पहले आपको अपने स्टेट बैंक से निपटना होगा कि आपका स्टेट बैंक आपके लिए एक बहुत बड़ा, आपकी इकनॉमी के लिए और आपकी मालियात के लिए, आपके सरमाए के लिए और आपके फॉरेन एक्सचेंज के लिए, हर चीज़ के लिए एक आपके पास एक वो बैठा हुआ है जिसने आपको किसी सूरत में सांस लेने की मोहलत नहीं देनी है, वो बैठा हुआ है। और आपके लिए स्टेट बैंक जो है वो अब यानी असल में वो वही बन चुका है जो एक ज़माने में अंग्रेज़ लंदन से बैठकर आप, और ये स्टेट बैंक की पॉलिसी हमें लेके कहां जाएंगे? बैठकर पाकिस्तान के ऊपर राज करेगा। हाँ। और स्टेट बैंक पाकिस्तान के लोगों के, आम आदमी के वफादात को नहीं देखेगा, बल्कि वो ये देखेगा कि जो मालियाती हुक्मरान हैं दुनिया भर में उनके मफादात को कैसे पूरा किया। जब वर्ल्ड बैंक के लोग और IMF के लोग आपके पास बैठे होंगे तो वो आपके लिए नहीं बल्कि उनके लिए सोचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राना एहसान साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बाबरी मस्जिद सानिया की बात करेंगे जिसको आज 29 बरस मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन ये दुनिया नहीं भूलेगी, ना ही हम ये भूलेंगे कि इसी मोदी की हुकूमत में पिछले साल यानी जब 28 बरस मुकम्मल हुए थे तो इस केस में नामजद 32 के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया था, जो कि इंतहाई अफसोसनाक था। और इससे यकीनन तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। और ये एक ऐसे वक्त में ये केस का फैसला सुनाया गया जब 28 बरस बाद जब ये उम्मीद की जा रही थी कि इस केस का फैसला कुछ मुस्बत आएगा, तो जितने भी इस केस में नामजद मुल्जिमान थे 32 के 32 को जो है वो बरी किया गया था और एक तरह से ये केस लपेट दिया गया। लेकिन पूछने वाला कौन है कि जब ये बाबरी मस्जिद ढाई गई, यानी कि आज के दिन 1992 में, जिसको आज 29 बरस बीत गए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो अजाला होता। लेकिन मोदी की हुकूमत में तो ये सोचना भी कहते हैं कि गुनाह है, कि ये नहीं सोचा जा सकता कि जो सिर्फ अक़लियतों की बर्बादी चाहता है, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, दीगर अक़लियतों को ठेस पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी पर हम बात करेंगे। बिगड़ हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 29 बरस तो हुए, लेकिन 28 बरस यानी कि पिछले साल जब इतनी तकलीफ पहुंची थी मुसलमानों को, शायद उससे भी ज़्यादा, कि जब बाबरी मस्जिद के इसका फैसला आया तो वो एक फैसला यूँ आया कि 32 के 32 जो मुल्जिमान थे उनको बरी कर दिया गया था। तो कैसे उम्मीद रखें कि यहाँ कोई इंसाफ मिलेगा मोदी के होते हुए?
देखें, ये तो आप भूल जाए ना, आप 5 अगस्त 2019 को इन्होंने जो वो दोनों एक्ट जो थे वो कैंसिल कर दिए, और उसके बाद जिस तरीके से हम ये समझते थे कि शायद इनको शर्म आए, और उसके बाद बाबरी मस्जिद का डिसीजन जो है वो मुसलमानों के फेवर में आए, लेकिन वो भी आपको याद 2019 में नवंबर में उन्होंने बाबरी मस्जिद भी हिंदुओं को दे दी, ज़मीन में उनको अलॉट कर दी और कहा मुसलमानों को अलग जगह दे दें। इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनके कोर्ट्स टोटल उनके कंट्रोल में है। आज तक कश्मीर का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ, उन्होंने उसको केस को टेकअप ही नहीं किया। इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बदनीयत ये हुकूमत है। नरेंद्र मोदी और इसका 4 का टोला है, ये इंडिया को इंतहा पसंदी की इंतहा तक ले गए हैं, और इसमें टोटल उनका काम एक ही है कि मुसलमानों के खिलाफ, उसके बाद मिनॉरिटीज़ के खिलाफ, दलित के खिलाफ। आपके सामने देख लें, वो CA और NRC की बात कर लें, सिखों के खिलाफ क्या कुछ किया उन्होंने किसानों के साथ। ये टोटल इनका मकसद है सिर्फ हिंदू स्टेट हो, हिंदू कौम हो, इवन वहाँ पर जो दलित हैं वो भी ना हो, सिर्फ हिंदू अपर कास्ट के लोग हो, जो ये इनके पंडित टाइप हैं, वो सारे होने चाहिए। इसके लिए अब पाकिस्तान को यही सोचना चाहिए, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी इनसे जान छूटे। इंडिया के हिस्से बखरे होने में हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप देखेंगे कि ये किसी हालत में भी अगर सोवियत यूनियन टूट सकती है तो ये भी टूट जाएंगे। और आपके सामने नागालैंड में भी देखें इन्होंने किस तरीके से 19 लोगों को वहाँ मार दिया, GPN को भी हटा देंगे फौजियों में। ये इंतहा पसंद है, वोट भी लेते हैं। जब इलेक्शन होता है लोगों को डराते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी फैमिलीज़ को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारी नौकरियाँ हम तबाह कर देंगे, हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमें सब नजर आए क्या करें, तुमने अगर वोट हमें ना दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इस वक्त ये बड़े ख़तरनाक हालात हो चुके हैं पाकिस्तान, और हिंदू का और ख़ास तौर पर एक्सट्रीमिस्ट का एक ही हाल है, इनके सर पे डंडा मारेंगे तो ये राम राम करेंगे, जहां आपने ज़रा भी लचक दिखाई आपके सर पे सवार हो जाएंगे। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा कि इन्हें मुज़ाकरात नहीं करें, करने भी नहीं चाहिए जब तक ये वहाँ के दोनों जो है कानून किए थे वो ख़त्म ना करें। बिल्कुल सही, और पाकिस्तान का दबाव भी उस पर यकीनन होना चाहिए, और पाकिस्तान में दबाव बना के रखे तभी कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका बेसवाल सब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।